हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट एकेडमी। मेरा नाम है आदर्श और आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ग्रेड 2, प्रिंसिपल ग्रेड 1 और जो बाकी आपकी वैकेंसीज आई हैं उसके लिए जो टेक्निकल वाला आपका सेक्शन है उसके जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पोर्शन है उसको शुरुआत कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन या स्किल एनहांसमेंट वाला या स्किल डेवलपमेंट वाला जो आपका पोर्शन है उसको लेकर के आगे के वीडियोस में उनको बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो एक खास टॉपिक के बारे में, जैसे मैंने आपसे इसका जो सिलेबस है पूरा डिस्कशन किया था कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो के विषय में चर्चा करनी है। उसमें आज हम वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की क्या स्थिति है उसके बारे में बेसिक चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका मतलब हम समझते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन एक इस तरह की एजुकेशन है जिसका फोकस होता है एम्प्लॉयमेंट पे। वोकेशनल एजुकेशन का या ट्रेनिंग का वो तरीका है जिसका फोकस होता है एम्प्लॉयमेंट पे या ऑक्यूपेशन पे। एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन पे, एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो ट्रेनिंग या जो एजुकेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो इस तरह से होती है कि उसमें जो मेन फोकस है वो इस तरह रहता है कि आप जो है इस एजुकेशन के थ्रू डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयमेंट में जा सको, आपके अंदर कुछ स्किल्स को, कुछ इस तरह की क्वालिटीज को इनकलकेट करना और वो प्रैक्टिकल लेवल पे करना ताकि आप उसके थ्रू सीधे सीधे एक ऑक्यूपेशन को या एक एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सको, जनरेट जो होता है उसके लिए। तो ये जो मेन फोकस रहता है आपका वोकेशनल एजुकेशन का वो एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन में रहता है। देखिए इसके लिए और कई सारे नाम है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इसको वीईटी भी बोलते हैं, वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो अगर आपसे वोकेशनल एजुकेशन कहा जाए या वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाए, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, और वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग कहा जाए तो इसका मतलब भी वही है। इसको सीटीई भी कहा जाता है। इसी के लिए एक और शब्द प्रयोग में लाता है, एक और शब्द इसके लिए यूज होता है जिसको सीटीई बोलते हैं। सीटी का मतलब होता है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है कैरियर, इसका मतलब यह है कैरियर और वोकेशन एक ही जैसे शब्द हैं, कैरियर और वोकेशन एक ही जैसे शब्द हैं जिनका मतलब ही होता है कि आप इस एजुकेशन के थ्रू या इस ट्रेनिंग के थ्रू सीधे सीधे अपना कैरियर बिल्ड करते हैं, अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, एक ऑक्यूपेशन हासिल करते हैं। तो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में इसके लिए जो भी पैटर्न है, जो भी इसका फॉर्मेट है, उस सब में जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि जो भी लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, वो इन पोस्ट के थ्रू या इन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट या करियर बिल्ड करने के लायक बन सके, उसके लिए स्किल उनमें डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसी को हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। तो बेसिकली जैसे कि अभी तक हमने समझा कि ये जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है। जॉब ओरिएंटेड में कई तरह की जॉब्स को लेकर के आपके अंदर जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाता है। इसमें मेनली जो जॉब्स रहती है वो कई तरह की रहती है, जैसे अगर अपन देखें कारपेंट्री या इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, उसके अलावा और भी कई तरह की जॉब्स हो सकती है, पॉट मेकर भी हो सकते हैं। आजकल इसमें और कई सारी एरियाज को जोड़ दिया गया है। सलून का अगर किसी को काम करना है वो हो सकता है, स्टिचिंग का अगर किसी को काम करना है वो हो सकता है।
इवन ड्राइविंग भी इसमें शामिल है, और भी बहुत सारे काम जो सीधे केवल और सीधे क्या जनरेट करते हैं, जॉब जनरेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी लर्नर्स है वो इनके थ्रू सीधे जॉब हासिल करने की स्थिति में आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, गार्डनिंग हो सकता है, मेटल वर्क हो सकता है, ऐसी कई चीजें इसके अंतर्गत हो सकती है। इसमें जो फोकस रहता है वो रहता है प्रोसीजरल नॉलेज पे, प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर। प्रोसीजरल नॉलेज का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी चीज की जा रही है, जो भी सर्विस दी जा रही है, वो किस प्रोसेस के, किस प्रोसीजर के थ्रू दी जानी है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें जो फोकस रहेगा वो प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर या प्रोसीजरल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर रहता है। और इस एजुकेशन सिस्टम में 70% तक जो है वो प्रैक्टिकल पे ही बेस रहती है, 30% जो है वो उसमें थ्योरी रहती है। अनलाइक योर रेगुलर सिस्टम, जिसको हम आपका जो जिसको हम कहते हैं कि जो आपका नॉर्मल सिस्टम है एजुकेशन का, जो हमारा एजुकेशन का कॉमन सिस्टम है, उसमें जो फोकस रहता है वो 70% से ज्यादा रहता है थ्योरी पे और 30% प्रैक्टिकल पे रहता है। लेकिन वोकेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में 70% फोकस आपका रहता है प्रैक्टिकल, और उसमें थोड़ी बहुत बेसिक से जो है वो आपको थ्योरी बताई जाती है। 30% या उससे भी कम थ्योरी होती है, बाकी जो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है। ठीक है, अब हमें वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है? वीईटी यानी वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग या सिस्टम या एजुकेशन, इसकी जरूरत हमारे लिए क्यों है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस समझकर ही हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में भी इसको शामिल किया गया है। बहुत सारी गवर्नमेंट की इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी पॉलिसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और नेशनल गवर्नमेंट की भी, जो फोकस करती है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। अब हम इसकी नीड के बारे में समझते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों है। जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी हल्का सा डिस्कशन किया था, आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी वर्क फोर्स है, वो बहुत बड़ी है। तो पॉपुलेशन में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि इंडिया जो है उसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है। हमारे पास इंडिया जो है उसके पास यानी हमारे कंट्री के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स है वो इंडिया में है। लेकिन हमारे पास जो ये यंग पॉपुलेशन है, इसको हम उस तरह से नेशन बिल्डिंग के लिए या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पा रहे जैसे हमें करना चाहिए। इसीलिए इस पॉपुलेशन का एक नुकसान जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है वो मिलता है हमको अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में। आप लोगों ने हमेशा ये सुना ही होगा, आप लोग देखते भी होंगे कि इंडिया के सामने जो सबसे बड़े, सबसे मेजर चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में एक चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी अगर हो जाती है तो हमारी वर्कफोर्स को, हमारे यंगस्टर्स को उन एम्प्लॉय में या उस एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए उनके अंदर जो स्किल्स होती है, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है, उसको डेवलप करने का, उन स्किल्स को इंकलकेट करने का एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन जो है इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है, तो हमें दो फ्रंट्स पे एक साथ काम करना है। एक ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पहली चीज, और दूसरी चीज जो है वो है जिसको हम कहते हैं कि स्किल्ड वर्क फोर्स को, स्किल्ड और कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स को तैयार करना। मतलब यह है कि हमारे पास जो यंगस्टर्स है, जो हमारे पास हमारी पॉपुलेशन है जो कि बहुत बड़ी है, उसको हमें स्किल्ड बनाना है, उसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना है इस तरह से कि वो किसी न किसी करियर को अपना सके, कोई न कोई जॉब या वोकेशन ले सके। ठीक है,
और इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का पूरा फोकस ये है कि हम अपने वोकेशन सिस्टम को, वोकेशनल एजुकेशन के सिस्टम को, ट्रेनिंग के सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाए, ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाए, ताकि अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का, अपनी वर्कफोर्स का हम फायदा उठा सके और केवल इंडिया के लिए नहीं, दुनिया भर में अपने वर्कफोर्स को डिप्लॉय कर सके, भेज सके। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर वर्कफोर्स की कमी है और हमारा जो कंट्री है उसके पास वर्कफोर्स जो है वो एबंडेंस में है, एक्स्ट्रा में है। तो वो कंट्रीज जहां पर डेफिसिट है वर्कफोर्स का, वहां भी हम अपना वर्कफोर्स जो है भेज सकते हैं और अपने कंट्री में भी उस वर्कफोर्स का यूज कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ लोगों को करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो रेगुलर सिस्टम है वो क्यों इन नीड्स को या इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा है और क्यों हमें वोकेशन बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। हमारा जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, हमारा ये जो रेगुलर सिस्टम है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो ये जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, ये क्यों पूरी तरीके से हमारी जॉब से रिलेटेड या हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को पूरे तरीके से सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी कुछ अगर हम बातें देखें कि क्यों ऐसा है, तो पहली चीज ये है कि हमारा जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी बेस्ड ज्यादा है। दूसरा यह है कि वो टाइम ज्यादा लेता है। टाइम ज्यादा लेता है का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि पावर्टी भी है, बहुत सारे चैलेंजेस लोगों के सामने रहते हैं, बहुत सारे क्राइसिस रहते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में उतना टाइम, उतना पैसा नहीं दे सकते। इसकी एक वजह पावर्टी है। जितना टाइम फॉर्मल एजुकेशन को लेने के लिए लगता है कि आप पहले जो है स्कूलिंग करोगे, उसके बाद हायर सेकेंडरी जाओगे, उसके बाद 3 साल कॉलेज जाओगे, मतलब अंडर ग्रेजुएशन करोगे, पीजी करोगे और उसमें भी आपको जो नॉलेज मिलेगा वो ज्यादातर थ्योरी बेस्ड नॉलेज मिलेगा। दूसरी चीज ये कि इसमें बहुत सारे लोगों के पास फॉर्मल एजुकेशन के लिए टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पावर्टी के चलते या दूसरे चैलेंजेस के चलते अर्ली एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ता है, कम एज में या कम उम्र में ही उनको एम्प्लॉयमेंट लेना उनके लिए नेसेसरी बन जाता है, इसीलिए वो लोग फॉर्मल एजुकेशन में आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी वजहें हैं जिससे तो हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता थी, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लोगों को सीधे स्किल सिखाए, थ्योरी पे ज्यादा जो है एम्फेसिस ना करके उनका एम्फेसिस हो प्रैक्टिकलिटी पे, चीजों को एक्चुअली सिखाने पे, जिससे वो सीधे सीधे उस काम को कर सके बिना किसी ट्रेनिंग के। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, उसमें ऐसी भी चीजें हैं कि अगर आप कोई फॉर्मल एजुकेशन लेते भी है, उसके बाद जब आपको एक्चुअल काम करना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं, आप लोग इंजीनियर्स हैं, तो आप पहले क्या करेंगे कि पहले तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद जिस कंपनी में मान लो आप टीसीएस में जा रहे हो, तो आपको पहले वहां 3 महीने की या 6 महीने की या 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपको सिखाया जा सके कि एक्चुअली काम कैसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो थ्योरी बेस्ड है, वो और या उसमें प्रैक्टिकल का जो रोल है भी वो कम है, 30% तक है। तो वो एजुकेशन सिस्टम आपके इंडस्ट्री की नीड्स को इमीडिएटली मीट नहीं करता। इमीडिएटली मीट नहीं करता, इसका मतलब है कि पहले उसमें आपको प्रैक्टिकल काम सीखना पड़ेगा। हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है या वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसका फोकस ये होता है कि आप सीधे ही सीधे जो है इंडस्ट्री में काम करने की पोजीशन में आ जाओ। इसीलिए इसका जो कैंपस होता है वो कैंपस ही अपने आप में इंडस्ट्री की तरह से काम करता है। वहां आपको थ्योरी पे ज्यादा बल न देकर के सीधे सीधे आपका इंटेंशन होता है कि आप काम करना सीखें, एक्चुअली कैसे काम किया जाता है। वहां कैंपस में आपको सीधे काम करवाया जाता है। आपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का नाम सुना होगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भी यही होता है कि सीधे सीधे अप्रेंटिसशिप में आपको काम ही दे दिया जाता है, सिखाया जाता है कि काम आपको एक्चुअली कैसे करना है, तो वही आपको इसमें कराया जाता है। देखिए, काम जो है इनफॉर्मली भी लोग करते हैं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में उस काम को जो है एज दी जाती है, उसको ज्यादा इफिशियंट बनाया जाता है, ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जाता है। जैसे
मान लीजिए हमें एक कोई कॉमन एग्जांपल ले, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी बहुत कॉमन एग्जांपल है, हर किसी के पास गाड़ी है। अब उसमें मान लीजिए कि ब्रेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या एवरेज नहीं दे रही, स्टार्ट नहीं हो रही, गियर खराब है, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने पैदा होती है, आप जाते हैं गैरेज में या वर्कशॉप में लेके उसको, वहां पर जो भी बंदा आपको अटेंड करता है गैराज में या वर्कशॉप में, आप उसको कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, समझाते हैं, और वो समझता है। कभी कभी इसमें गैप आ जाता है, आप जैसे उसको प्रॉब्लम समझाना चाह रहे हैं वो उस तरह से समझ नहीं रहा, जबकि वो भी दिन भर वही काम करता है, उसका काम भी वही है, लेकिन बावजूद इसके वो एक्चुअली उस काम को समझ नहीं पा रहा है। तो ये जो गैप आ जाता है, ये इस वजह से होता है कि सीखा काम उसने भी है, लेकिन उसने उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखा, एक संस्थागत रूप जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चरल जो मैनर होता है किसी काम को करने का, उसमें नहीं सीखा है। तो हमारे यहाँ इनफॉर्मल तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, लोग सीखते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट में जाए, बिना किसी कॉलेज में जाए, बिना किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाए, लोग काम तो सीखते ही है, लेकिन क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता और इनफॉर्मल रहता है, तो इससे दो दिक्कतें, दो चुनौतियां उनके सामने, दो चैलेंजेस पैदा होते हैं। पहला ये होता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो ग्रिप, वो इफिशियंसी, वो एक्सपर्टीज नहीं आ पाता जो एक फॉर्मली सीखे हुए काम में आता है। दूसरी चीज ये होती है कि एम्प्लॉयबिलिटी के नाम पे भी उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलने में, जो इनफॉर्मल तरीके से काम सीख रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है, थोड़ी सी परेशानियां आती है, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। वो काम जानते हैं, लेकिन वो काम जानते हैं ये दूसरे तक कैसे इस बात को पहुंचाए कि हमें काम करना आता है और अच्छे से आता है, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं होता कि वो बता सके कि हाँ उन्होंने काम सीखा हुआ है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में भी थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उनको काम ठीक से आता हो, लेकिन क्योंकि उनका इंडस्ट्री के साथ सीधे लिंकअप नहीं हो पाता है, सीधे सीधे इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्शन नहीं हो पाता है बिना किसी सर्टिफिकेट के, और यही वजह है कि उनको काम मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोनों चीजों के लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब अगर हम ये देखें कि जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो आपका जो जिसको हम कहते हैं कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं, उससे किस तरह से अलग है, तो वो थ्योरी बेस्ड है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारे यहाँ शुरुआत से ही अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि वोकेशनल एजुकेशन की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही, वोकेशनल एजुकेशन की इंडिया में हमारी कंट्री में क्या हिस्ट्री रही है, अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो देखते हैं, जैसे हमेशा से ही जब से दुनिया शुरू हुई है लोग कुछ ना कुछ काम सीखते आए हैं, है ना। पहले ये होता था कि जब इंस्टीट्यूट्स नहीं थे तो बहुत सारा काम लोग अपने घरों में या आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते थे। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी या वर्ण सिस्टम था, जो आपने सुना ही होगा, वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम सिस्टम के अंदर ये था कि जो स्किल्स है वो घर में ही सिखाई जाती थी, और ये लेबर डिवीजन का एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बना हुआ था। हालांकि सोशली ठीक नहीं था, सोशली ये उतना ठीक नहीं था, क्योंकि इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी चीजें जो आप पढ़ते ही हैं होती थी। लेकिन अगर हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर के लिए देखें तो ये बहुत आइडियल सिस्टम माना जाता था। गांधी जी ने भी कहा है कि अगर इसमें से हम अनटचेबिलिटी और जो सोशल इविल्स और सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन वाला सेक्शन हटा दे, तो हमारा जो वर्ण सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ लेबर का एक आइडियल फॉर्म है, एक आइडियल ग्रुप। डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से कि इसमें कुछ ग्रुप्स, कुछ क्लासेस बनी हुई थी जिनको कुछ न कुछ वोकेशन दिया हुआ था। जो वर्ण है, बेसिकली ये जो वर्णाज है या वर्ण है, वोकेशनल ग्रुप्स थे। वोकेशनल ग्रुप्स थे। वोकेशनल ग्रुप्स का मतलब ये है कि ये एक एक वर्ण या एक एक सेक्टर या एक एक क्लास ऑफ पीपल कुछ खास स्पेसिफिक कामों को करने के लिए लगा हुआ था, और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें एक्सपर्टीज आता जाता था, वो उसमें पारंगत या उसमें वो मास्टर होता चला जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था। तो आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड में, उससे पहले भी, उसके बाद भी हमारे यहाँ क्लासेस थी, और खास तरह के लोग खास तरह के काम करते थे। जैसे अगर कोई कम्युनिटी है जो कि लगी हुई है, मान लीजिए कि आर्म्स बनाने में या हथियार बनाने में, तो वो लोग लगातार वो काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे,
और उनके घर के बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के वो काम सीख जाते थे घर में, तो वो एक तरह का इनफॉर्मल वोकेशन सिस्टम होता था। एक कम्युनिटी है जो बर्तन बनाने में लगी है, पॉटरी बनाने में लगी है या मेटल के बर्तन बनाने में लगी है, तो वो क्या होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम होता था। घर का बच्चा बचपन से उसे पता होता था कि मुझे ये काम करना है, तो वो उस काम को अपने इन्वायरमेंट से ही सीख जाता था। तो ये घर जो होता था उसका, वो घर ही उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता था। इस तरीके से पहले इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सिनेरियो बना हुआ था, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर के उस पर बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, ये जो है आपस में ग्रुप से वो आपस में मिलते जुलते गए, और फिर ऐसा कोई अलग से कुछ कम्युनिटीज बची, कुछ कम्युनिटीज नहीं बची। लेकिन ये भी एक डिवीजन ऑफ लेबर का था, जो हमको दिखता है कि अर्ली पीरियड में हमारी कंट्री में था। लेकिन हमको इतना पीछे तो नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि अभी जो है, या हाल ही में, हाल का मतलब जो अर्ली हमारा, अर्ली तो नहीं, जो हमारा रिसेंट हिस्ट्री है उसमें हमारी कंट्री में वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के या वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के, करियर बेस्ड या जॉब बेस्ड एजुकेशन को लेकर के क्या क्या चीजें हुई है, तो उसको लेकर के हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में अगर हम देखें, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी या पढ़ते भी होंगे, कि जैसे जैसे हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़ती गई, तो आप पाएंगे कि काम जो है ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता गया, वोकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते गए। और उन वोकेशंस में जैसे ये था कि पहले केवल फैमिली में लोग सीखते थे, फिर ये हुआ कि फैमिली से बाहर निकल के भी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लोग सीखने लगे। ऐसा नहीं कि जब फैमिली में सीखते थे तब इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तब भी आश्रम होते थे, आश्रमों में जाके लोग सीखते ही थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, तो आप देखते हैं कि कमीशन काम होने लगे, पेंटिंग्स हो, चाहे मेटल वर्क हो, चाहे हमारे यहाँ जो ज्वेलरी का काम होता है, चाहे कपड़े का काम होता है, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, ऐसे बहुत सारे, स्टिचिंग हो, और भी कई सारे एरियाज हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हमारी कंट्री में वोकेशन में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट लोगों ने किया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे मिडिल एज था, मिडिल एज का मतलब कि जो मिडाइवल पीरियड था, मुगल पीरियड या उससे पहले का पीरियड भी, गुप्ताज, जितना भी हिस्ट्री में है, हर एज में, हर एरा में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है। ये धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज रूप लेता गया, इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म लेता गया, और फिर धीरे धीरे इसने अपने आप में एक स्पेसिफिक सेक्टर्स या स्पेशलाइज सेक्टर्स को डेवलप होने दिया। और इसीलिए चाहे पोट्री हो, चाहे मेटल इंडस्ट्री हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी का काम हो, चाहे ज्वेलरी का काम हो, चाहे और भी बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें लोग ट्रेनिंग लेते थे, जाके सीखते थे, या तो अपनी फैमिलीज में सीखते थे, या इंस्टीट्यूशंस में जाके जो गुरुज होते थे उनके पास जाके सीखते थे, और फिर उस वोकेशन को जो है वो प्रैक्टिस में लाते थे, उससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, और वो अपना काम करते थे, उससे रोजगार हासिल करते थे, उससे लिवलीहुड अपनी हासिल करते थे, लिवलीहुड चलाते थे। ये काम हमेशा से होता आया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फैमिलीज में ही होता था, जब फैमिलीज में होता था उसके बाद फिर पैरेलल फॉर्म में या पैरेलरली वो इंस्टीट्यूशंस में भी होने लगा। और यही होता था कि लोग सीखते थे उस काम को, और वो बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे आजकल वोकेशनल एजुकेशन, उसका फोकस थ्योरी पे ज्यादा ना होकर के कहीं पे होता था, प्रैक्टिकल पे होता था, कि लोग उसको सीखें और उस काम को, वो उसके बारे में थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़े, सिर्फ प्रैक्टिकल करें। ज्यादातर मतलब ज्यादा जो है फोकस प्रैक्टिकल पे होता था। काम बेसिकली वो लोग सीखते थे, जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी बनाना सीखेंगे, मेटल वर्क है, मेटल वर्क करना सीखेंगे, पॉटरी है, पॉटरी बनाना सीखेंगे, ताकि वो जैसे ही उस काम में निपुण हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो तुरंत जो है वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सके। ये उनका फोकस रहता था, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या काम हुआ है। तो पहले हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। प्री इंडिपेंडेंस एरा में मतलब यह है कि अंग्रेजों के दौर में क्या क्या काम हमारी कंट्री में हुआ है। देखिए, अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने भी इस पे थोड़ा बहुत जो है काम किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, तो उसके बारे में हम देखते हैं
ये जो कमिटीज या कमीशंस बनते हैं जो रिसर्च का काम करते हैं बेसिकली, वो सारा काम जो शुरुआत की है इंडिया में ब्रिटिशर्स ने की है। तो इसके लिए कुछ कमीशंस बने हैं, जैसे एक कमीशन बना था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो बना था 1880s में, 1882 में, 1882 में। 1882 में ये कमीशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसका जो उद्देश्य था यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो स्कूल एजुकेशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना था। अगर आप इसको देखें तो अगर हम वो सारा मिडाइवल पीरियड वगैरह छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो लोग काम सीख ही रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, तो वो एक आपको स्केची रूप से याद रखना है कि तब भी इंस्टीट्यूट में लोग जाके वोकेशनल ट्रेनिंग लेते थे, इस तरह की ट्रेनिंग लेते थे जिससे वो सीधे जॉब को कर सके, जिसमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते थे, प्रोसीजरल नॉलेज सीखते थे। ये पहले भी लोग करते थे। लेकिन अगर हम फॉर्मली बात करें मॉडर्न पीरियड में, तो मॉडर्न पीरियड में जो पहला अटेम्प्ट किया गया वोकेशनल ट्रेनिंग को फॉर्मल एजुकेशन के रूप में लागू करने में, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल में सिखाने या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सिखाने में जो पहला अटेम्प्ट लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो लिया गया 1882 में हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने पहली बार ये रिकमेंड किया कि स्कूल एजुकेशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इन्होंने कहा, हंटर कमीशन ने पहली बार इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन स्कूल एजुकेशन। ये हंटर कमीशन ने पहली बार कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कमीशन बनाया गया जिसने सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन की बात की, तो ये हंटर कमीशन था जिसने पहली बार ये कहा कि बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी देना चाहिए अलॉन्ग विद दी थ्योरी। ठीक है, उसके बाद और कुछ कमीशन बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जैसे एक कमीशन था हार्टॉग कमिटी, मतलब कमीशन नहीं था, कमिटी थी। इसके रिकमेंडेशन में भी वोकेशनल एजुकेशन पे बल दिया गया था, एम्फेसिस किया गया था। ये बनी थी 1929 में, 1929। ठीक है, 1929 में इसको बनाया गया था। उसके बाद एक सप्रू कमिटी बनी थी। सप्रू कमिटी, सप्रू कमिटी में भी इस बात पे एम्फेसिस किया गया था। ये जो है 1934 की है सप्रू कमिटी। ठीक है, सप्रू कमिटी के बाद एक और रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं वर्ड रिपोर्ट, एबॉट वर्ड रिपोर्ट। एबॉट वर्ड रिपोर्ट जो है ये एक, इसके मेंबर मतलब जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है एबॉट वुड। इनकी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि हमको प्रैक्टिकल एजुकेशन पे या वोकेशनल एजुकेशन पे एम्फेसिस करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में आई थी। तो इसमें कुछ आपको इतना ज्यादा नहीं देखना है कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी या पूरी रिपोर्ट आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ इसका आपको नाम याद करना है, क्योंकि हमको जो ज्यादातर रिपोर्ट्स पढ़नी है वो हमको पढ़नी है अभी जो आई है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो रिपोर्ट्स आई है 47 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के लगातार क्या काम किया, उन सारी कमिटीज की रिपोर्ट्स पे, रिकमेंडेशन पे अपने को ज्यादा फोकस रखना है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये मान, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो हमें ये भी देखना है कि भाई हिस्ट्री में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी अगर कुछ काम इसमें हुआ है तो हमको उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, उस पर कोई बहुत ज्यादा आपको इम्फेसिस नहीं करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको पता तो होना ही चाहिए कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया था। लेकिन यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे वोकेशंस को बर्बाद ज्यादा किया है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते ही हैं कि उसमें एक चैप्टर आता है जिसको कहते हैं हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन। तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी, बहुत ज्यादा समृद्ध थी। दुनिया भर में भारत की, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का नाम था। सारा सारा जो सामान होता था वो बाहर विदेशों को निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको लगातार जो है ये कह सकते हैं कि बहुत प्लान्ड तरीके से, बहुत प्लान्ड मैनर में उसको तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ कमिटीज बनाई जिसमें ये बात की गई कि प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज भी एजुकेशन में, करिकुलम में डालना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली थी हंटर कमीशन जो 1882 में आया था। उसके बाद
जिसको हम कहते हैं हार्टॉग कमिटी, जो 1929 में आई थी। उसके बाद सप्रू कमिटी बनी थी 1934 में। उसके बाद वुड रिपोर्ट, जिसको अबाउट वुड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1937 में आया था। ठीक है, इसके बाद ये तो सारे जो अटेम्प्ट किए जा रहे थे, ये किए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ भी जो इंडियंस भी थे, जिनमें खास तौर पे जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए इंडियंस थे, जो लीडर्स थे, वो भी इस पे फोकस कर रहे थे। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्या है, एक स्केची के तौर पे, ज्यादा नहीं। 1937 में ही गांधी की वर्धा रिपोर्ट आई, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वर्धा स्कीम भी इसको बोलते हैं, गांधी, महात्मा गांधी की वर्धा स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि गांधी जो है वो वर्ण सिस्टम के, जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनी हुई है, उसके समर्थन थे, उसके समर्थन में थे, उसको सपोर्ट करते थे। वो अनटचेबिलिटी के तो खिलाफ थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के तो खिलाफ थे, लेकिन उस सिस्टम में जो डिवीजन ऑफ लेबर का एक फॉर्म बना हुआ था, जिसमें लोग वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते थे अपने घरों में, अपने पेरेंट्स थे, और उस वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू वो सीधे सीधे रोजगार हासिल कर लेते थे, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेते थे, काम करने की स्थिति में आ जाते थे, अपनी आजीविका यानी लिवलीहुड कमा पाते थे, उसका वो बहुत सपोर्ट करते थे, और उनको लगता था कि ठीक है, ठीक बात बनी हुई है, ठीक मतलब सिस्टम बना हुआ है। तो उनकी जो वर्धा स्कीम आई थी, वो उसके पीछे भी, इस स्कीम के पीछे भी यही आइडिया था बेसिकली, कि हमें एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। गांधी जो है, आपने एक शब्द सुना होगा, स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस। गांधी का जो है बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता था सेल्फ इंडिपेंडेंस पे या सेल्फ डिपेंडेंस पे। गांधी ये मानते थे कि हमारी कंट्री की जो एक बुरी स्थिति है, वो इस वजह से कि हम लोग हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए अगर हर इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो हमारी कंट्री जो है वो उस समय, क्योंकि बुरी हालत में थी, उससे बाहर निकल आएगी। तो इसके पीछे भी, इस स्कीम के पीछे भी गांधी के स्वावलंबन का विचार था, उनके सेल्फ इंडिपेंडेंस का थॉट था। ठीक है, उनका ये मानना था कि एजुकेशन इस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ क्राफ्ट या प्रोडक्टिव वर्क आपको सिखाए, कोई क्राफ्ट आपको सिखाए, कोई प्रोडक्टिव वर्क आपको सिखाए। और प्रोडक्टिव वर्क का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखाए। अगर हम इसको जनरली देखें, तो इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखाए। गांधी ये मानते थे कि एजुकेशन जो है वो कोरी सिद्धांतों पर या प्रिंसिपल्स पे, थ्योरी पे बेस नहीं होनी चाहिए। मतलब थ्योरी तो उसमें होनी ही चाहिए, लेकिन थ्योरी के साथ साथ उसमें कोई क्राफ्ट सिखाई जाए, कोई स्किल सिखाई जाए, और प्रोडक्टिव काम सिखाया जाए, प्रैक्टिकल काम सिखाया जाए, जिससे हर इंसान जो है वो काम करने की स्थिति में आ जाए, और उसको अपनी लिवलीहुड के लिए कभी भी जो है या तो खाली ना बैठना पड़े, या दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसी स्थिति में वो आ जाए। तो इसलिए इसका पूरा का पूरा जो फोकस था, वो इसी के ऊपर था। गांधी जो है वो एजुकेशन के दो ऑब्जेक्टिव्स मानते थे। एक जो है वो है चरित्र निर्माण, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग एक उद्देश्य तो यह है, एक ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है अपनी लिवलीहुड कमाना, जिसको गांधी ने आजीविका कहा। उन्होंने कहा था कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के, कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा है कि आप जो है एजुकेशन से एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे इंसान बने। आपके अंदर एक अच्छे इंसान होने के लिए जो बेसिक वैल्यूज चाहिए, जैसे कंपैशन है, जैसे सिंपैथी है, एम्पैथी है, अच्छी सिटीजन वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव तो ये है, लेकिन एजुकेशन का दूसरा और बिल्कुल सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है लिवलीहुड। ऐसी होनी चाहिए जो क्राफ्ट पे बेस्ड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड हो। तो ये वर्धा स्कीम में इस बात पे इंफेसिस किया गया था। ठीक है, इसके पीछे गांधी का एक और लॉजिक भी था, मैं आपको ये बता देता हूँ, हालांकि आप इसको बाद में हिस्ट्री वगैरह में और पढ़ेंगे। उनका ये मानना था कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्क और जो नॉर्मल वर्क होता है, जिसको आप ये मान सकते हैं कि जो क्राफ्ट्समैन का काम है, या मैनुअल वर्क आप इसको बोल सकते हैं, कि इंटेलेक्चुअल वर्क
या मैन्युअल वर्क, क्राफ्ट्समैन वाला जो काम होता है, उसके बीच में एक तरह का सोशल डिवीजन है। और इससे क्या होता है कि समाज में, सोसाइटी में डिवीजन पैदा होता है। इंटेलेक्चुअल काम करने वाले जो है उनकी वैल्यू, उनकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सोशल प्रेस्टीज है वो ज्यादा है, और मैनुअल काम करने वालों का सोशल प्रेस्टीज कम है। तो गांधी ये मानते थे कि अगर हम इस स्कीम को, जो वर्धा स्कीम है, उसको लागू करें और हमारे एजुकेशन में इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को बढ़ाएं, तो हम ये जो हमारे यहाँ डिवीजन बना हुआ है, एक तरह का जो प्रिजुडिस बना हुआ है मैनुअल इंटेलेक्चुअल वर्क के बीच में, उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बैरियर बने हुए हैं उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के मार्ग में या उसके पाथ में जो बैरियर्स है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं और हमारे यूथ को ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। तो इतना काम प्री इंडिपेंडेंस एरा में हुआ है। इसकी क्योंकि हिस्ट्री आपसे एक बेसिक बैकग्राउंड आपको सिलेबस में है, इसलिए बैकग्राउंड अपने को देखना था एक हल्के तौर पे। उसके बाद फिर अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, उस पर एक स्केची तौर पे देखेंगे। उसके बाद एक एक चीज को फिर डिटेल में पढ़ते जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन क्लासेस के थ्रू आपको एमसीक्यूज भी मैं सॉल्व करवाऊंगा हर एक टॉपिक से, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो एमसीक्यू मैनर में, मतलब ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो हर टॉपिक जो कंप्लीट होगा उसके आपको एमसीक्यूज भी फिर करवाए जाएंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ थ्योरी पे नहीं रहेगा, प्रैक्टिस पे भी रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है इस तरह के एग्जाम्स के लिए। तो थ्योरी भी हम कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको एलिमिनेशन करके या समझ करके कैसे क्वेश्चंस को टेकल किया जाता है वो भी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अगर हम इसका हल्का सा क्विक रिविजन करें, तो अभी तक हमने क्या देखा प्री इंडिपेंडेंस एरा में। पहले तो हमने ये समझा कि वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग होती क्या है, वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर्मल एजुकेशन से कैसे अलग है। वोकेशनल एजुकेशन को हम वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग भी बोलते हैं और करियर और टेक्निकल एजुकेशन भी बोलते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की नीड क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत बड़ा है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है ना, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है जिससे वो किसी एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सके। और इस तरह का यूथ जो है वो हमारे लिए बोझ ना बने बल्कि हमारे लिए एसेट बने, उसको हम वर्कफोर्स के लिए तैयार करें, जिससे वो कंट्री के अंदर यानी हमारे देश में भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना शेयर दे सके, अपने लिए लिवलीहुड कमा सके, और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर वर्कफोर्स का या लेबर का शॉर्टेज है वहां पर भी वो अपना सर्विस दे करके काम कर सके। ये सारी समस्याएं को दूर करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को लाया गया है। और इसके पीछे इसमें चैलेंजेस हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि पॉवर्टी भी है और भी दूसरे तरह के चैलेंजेस है, तो हर कोई फॉर्मल एजुकेशन उस तरह से हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स रास्ते में आते हैं। इसलिए भी वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है जो आपको सीधे सीधे काम सिखाए और आपको एम्प्लॉयबल बना दे, अपने लिए रोजगार कमाने की स्थिति में ले आए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब जो है इसमें केवल एम्प्लॉयमेंट मांगने वाली स्थिति नहीं है, अब इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल कर लिया गया है, और बल्कि अब इसमें बहुत ज्यादा फोकस है हमारी करंट गवर्नमेंट का। उनका ये मानना है कि हमारा जो यूथ है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मांगे ना, खुद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। इसलिए अब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप उसको भी वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। अब हमारी जो स्कीम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को, वोकेशनल ट्रेनिंग को, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी वोकेशनल ट्रेनिंग में डाल दिया गया है। तो उसको भी आपको इसके अंतर्गत समझना है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो तो पूरी नेशनल पॉलिसी है, उसको हमको डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या हुआ, मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू मिडाइवल बताया कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर बना हुआ था, लोग काम को इनफॉर्मली सीखते थे और कुछ कुछ उसी के पैरेलल फॉर्मली भी सीखते थे। तो इनफॉर्मली भी एक पूरा सिस्टम चल रहा था और धीरे धीरे फॉर्मल सिस्टम भी डेवलप हुआ, जिसमें लोग गुरुओं के पास जाके या काम सिखाने वाले जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनके पास जाके भी सीखते थे, और अगर फैमिली में वैसा बैकग्राउंड है तो उसमें भी सीखते थे। उसके अलावा अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो मॉडर्न एरा में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ थोड़ा मोटा काम हुआ है जिसके बारे में अपने को बेसिक कुछ नाम पता होने चाहिए। जैसे पहले हंटर कमीशन बना 1882 में, इसमें कहा गया था कि स्कूल एजुकेशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को शामिल किया जाए, खास तौर पे उस समय जो वीविंग वगैरह होती थी, जैसे बुनकर का काम हो गया, और उसके अलावा
जो भी हमारे जो परंपरागत जिसको कहते हैं जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उसकी बात की थी हंटर कमीशन ने, कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वही सिखाया जाए लोगों को, तो उसकी बात की गई थी। उसके अलावा हार्ट ऑफ कमिटी बनी, उसके बाद सप्रू कमिटी बनी, उसके बाद वुड रिपोर्ट आई, अबाउट वुड रिपोर्ट, जिसमें ये सारी बातें की गई। उसके बाद गांधी का वर्धा स्कीम आया, और वर्धा स्कीम में भी हमने देखा कि किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ डिपेंडेंस पे फोकस किया गया और कहा गया कि लोगों को क्राफ्ट सिखाया जाए, प्रोडक्टिव प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाए, ताकि उस क्राफ्ट के थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट पे जा सके, सेल्फ डिपेंड, ठीक है, और लिवलीहुड कमा सके, जो कि एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य है अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या काम होने शुरू हो गए, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या काम हुए हैं जो थोड़े बहुत, उसके बाद फिर एक एक को जो चीजें इसमें अलग से मेंशन की हुई है उसको डिटेल में अपने को देखना ही है। तो अब एक स्केच ही अपन देख रहे हैं, क्योंकि जो आपका टॉपिक है उसमें आपको वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो उसके बारे में एक ब्रॉडर आउटलाइन पढ़नी है। उसके बाद स्पेसिफिक जो पोर्शंस मेंशन है उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिटेल में अपन देखते जाएंगे। तो एक स्केच ही पहले डेवलप करते हैं, एक ब्रॉडर आउटलाइन देखते हैं, और उसके बाद फिर जो मेंशन टॉपिक्स है सेपरेटली उनको अपन डिटेल में देखते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आए, आप लोग उसको पढ़ते ही हो। हमारा जो कंट्री है वो बहुत गरीब और बहुत पिछड़ा हुआ बच गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कंट्री को पूरी तरह लूट लिया, और उसकी वजह से पूरी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। इंडिया की कोई कंडीशन नहीं थी। हमारा जो वर्कफोर्स था अनस्किल्ड था, अनएम्प्लॉयड था, अनएजुकेटेड था। ज्यादातर जो लोग थे वो लगे हुए थे खेती में, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर भी है जो है वो बहुत अच्छी उन्नत स्थिति में, जिसको बोलते हैं अच्छी एडवांस स्थिति में नहीं था, बल्कि पिछड़ी हुई खेती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से लोगों का जीवन चल पाता था, सबसिस्टेंस खेती भी नहीं हो पाती थी। तो ऐसी स्थिति थी। तो इतने सारे चैलेंजेस के बीच में जब कंट्री आजाद हुई, तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट का संकट, एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हमारे सामने शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है। आप लोग पुरानी भी कुछ फिल्में देखें या कुछ किताबें पढ़े, कहानियां, नॉवेल वगैरह पढ़े, तो आप पाएंगे कि ये एक परेनियल प्रॉब्लम है जो इंडिया बहुत टाइम से फेस कर रहा है, हमेशा से, जब से आजाद हुआ है तब से, ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन की नीड भी फील की गई। तो इंडिपेंडेंस के बाद जरूरत महसूस की गई कि वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत गरीब थी, बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे पास तब भी था। एक ही सेक्टर था जिसमें मेनली काम होता था, वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स थे, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। हमारा 90% से ज्यादा जो वर्कफोर्स था या जो लोग थे, पॉपुलेशन थे, वो लगे हुए थे प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर जो था वो अंडर प्रेशर था, अंडर प्रेशर था। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो है एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। किसी कंट्री का 90% से ज्यादा अगर प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, तो उस सेक्टर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो हमारा बहुत प्रेशर में था ये सेक्टर। और ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेवलप या एडवांस हो। हमारी जो खेती थी वो कैसी थी? एकदम पिछड़ी हुई, बैकवर्ड था। तो ये सेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। बैकवर्ड था इसका मतलब है कि जो तरीके अपनाए जा रहे थे खेती के लिए, वो पुराने हाल से खेती हो रही है, सिंचाई का कोई तरीका नहीं है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बहुत कम हो गई थी। तो बहुत बैकवर्ड कंडीशन में खेती थी, प्रोडक्टिविटी अपने आप गिरी हुई थी। जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उनमें कोई काम खास होता नहीं था, बहुत कम होता था, होता भी था तो वो बहुत कम होता था। और ये सारे चैलेंजेस थे। ऐसी स्थिति में जब कंट्री आजाद हुई, तो ये बात किया गया कि हमें प्राइमरी सेक्टर से इस प्रेशर को खत्म करना है और हमें सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना है। सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें आता है आपकी इंडस्ट्री मेनली, और इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग।
उस समय दूसरे स्पेशलाइज एरियाज पे इतना फोकस नहीं था। आजकल तो बहुत सारे एरियाज पे जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, नए नए फैसेट्स, नए नए एवेन्यूज खुलते गए हैं, और जैसे जैसे नए नए एवेन्यूज खुलते गए हैं, खासकर तौर पे अब ग्लोबल दुनिया में, तो वोकेशनल एजुकेशन में नंबर ऑफ एरियाज, इतने एरियाज शामिल हो गए। उस समय इतना नहीं था। उस समय जो मेन फोकस होता था वो होता था जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, वेल्डिंग का काम हो गया, मशीनों का काम हो गया, कारपेंट्री का काम हो गया, इस पे ज्यादा फोकस था। अब आजकल तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर सलून से लेके, स्टिचिंग से लेकर के, ब्यूटी पार्लर से लेकर के, यू जस्ट नेम इट, एनीथिंग, वो सब इसमें वोकेशनल एजुकेशन में शामिल हो गए। बड़े नए 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 एवेन्यू अब खुल गए हैं। उस समय इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत तो महसूस की गई, और उसके लिए सरकार को लगा कि इसके लिए बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हमको प्रयास करने की, एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो कई सारी कमिटीज बनी सेकेंडरी सेक्टर में, ताकि हम प्राइमरी सेक्टर से जो प्रेशर है उसको कम कर सके और सेकेंडरी सेक्टर में ला सके। आपको पता ही कि 5 ईयर प्लान बने। 5 ईयर प्लान में जो बात की गई वो की गई सर्विस, आपके सेकेंडरी सेक्टर की, इंडस्ट्री की बात की गई नेहरू जी के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। ठीक है, अब अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वाला काम किया जाएगा देश में, तो काम करने वाले लोग भी चाहिए। इसमें लगाएंगे किसको? किसान तो ये काम कर नहीं सकता। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहां हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, जहां हमें साइंटिस्ट की जरूरत है, वही उतनी ही जरूरत हमें किसकी है? वर्कफोर्स की है। वर्कफोर्स मतलब मैनुअल काम करने वाले, जिनको मशीनों का काम करते आए, वेल्डिंग करते आए, कारपेंट्री करते आए, और भी मशीनों से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सारे। तो हमें मैनुअल वर्कफोर्स की भी जरूरत है। और मैनुअल वर्कफोर्स जो है वो हर व्यक्ति तो इंजीनियर बन नहीं सकता था उस टाइम पे, जब देश के हालात इतने खराब थे, या साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता था। तो इसीलिए वर्कफोर्स तैयार करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत महसूस की गई, और इसके लिए फिर धीरे धीरे एफर्ट शुरू हुए। तो पहले जो है 1953 में कुछ ही सालों बाद एक कमीशन बना, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था मुदईलार, साउथ के थे, इसी के नाम पे इसको मुदईलार कमीशन भी बोलते हैं। मुदईलार कमीशन दोनों एक ही है। मुदईलार कमीशन इसलिए बोलते हैं कि इसके चेयरपर्सन मुदईलार एक व्यक्ति थे, साउथ के थे, उनके नाम पे। ठीक है, ये बना। इसमें जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई कि वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हमको वर्कफोर्स को तैयार करना है, जो अलग अलग वोकेशंस में जाए, खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट, आपकी इंडस्ट्री में जाए और एम्प्लॉयबल बन सके, जिससे जो है इंडस्ट्री जो है हमारी आगे बढ़ सके और लोगों को भी काम मिले। दोनों ही बातें, लोगों को भी रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी भी लिवलीहुड चले, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी वर्कफोर्स मिले। नहीं तो वर्कफोर्स आएगी कहां से? नंबर्स तो बहुत सारे, पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, लेकिन पॉपुलेशन को स्किल्ड और ट्रेंड भी तो होना चाहिए, पॉपुलेशन को कॉम्पिटेंट भी तो होना चाहिए काम करने के लिए। उसके लिए ये कमीशन बना था। ठीक है, इसके कुछ रिकमेंडेशन थे, जिसके आधार पे जो हमारे 5 ईयर प्लान थे, जो सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और सेकंड 5 ईयर प्लान में वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए, जिसको हम अभी जब हम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज, तो उसमें फिर देखेंगे कि कौन कौन से कमीशन ने, मतलब कौन कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस थे जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद एक बना था कोठारी कमीशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। कोठारी कमीशन जो है वो डेडिकेटेड है, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, व्यवसायिक शिक्षा पर। ठीक है, तो ये वोकेशनल एजुकेशन पर सबसे ज्यादा डेडिकेटेड कमीशन है, और जितने भी आज हम ज्यादातर प्रोग्राम्स देखते हैं वो सब इसी के द्वारा दिए गए थे। तो ये 60s में बना था, 64 से 66 इसका पीरियड बना। ठीक है, तो कोठारी कमीशन है, इसको अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये पहला ऐसा था कमीशन जिसने वोकेशनल ट्रेनिंग को डेडिकेटेड तरीके से, अलग तरीके से उसको देखा, और उसके बारे में बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद एक नेशनल रिव्यू कमेटी बनी।
नेशनल रिव्यू कमेटी, नेशनल रिव्यू कमेटी, नेशनल रिव्यू कमेटी जो है वो बनी थी इंदिरा गांधी के दौर में 1978 में, 78 के समय, 1978 में। उसके बाद हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो आप जानते ही हैं, आपने सुना होगा कि 1986 में यानी नेशनल 1986 में बनी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बनी थी राजीव गांधी के समय में, तो ये वाली जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस पर, इसमें बहुत ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन पे जो मतलब एम्फेसिस किया गया था। इससे पहले की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी मतलब जो चल रही थी उसमें इतना ज्यादा फोकस डेडिकेटेडली नहीं किया गया था वोकेशनल एजुकेशन पे, लेकिन 86 में जो पॉलिसी आई है उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन पे भी। तो ये कुछ ऐसी कमिटीज या कमीशन हैं जिन पर हमें एक, अभी तो केवल आपको एक इसका नाम याद रखना है और कब कब बने हैं ये याद रखना है। फिर अभी जब इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड टॉपिक है उसमें जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको इनको फिर एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट जो एरिया है उसमें आपको एक स्केच समझ लेना है कि इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई हैं और हो रही है, ये अपना मेन फोकस फर्स्ट है। फिर अपन इसमें जैसे कोठारी कमीशन को अपन डिटेल में इसकी सारी रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 86 में, उसमें क्या बातें वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के कही गई थी उसको अपने को समझना है। और उसके बाद इस रिपोर्ट को भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें की गई थी, ठीक है। अब अगर मैं आपको नीड और इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये अपन ने बात कर ही ली है कि ये क्यों जरूरी है। नीड एंड सिग्निफिकेंस, नीड एंड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। अगर नीड एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका जो जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह लें या इसकी नीड और सिग्निफिकेंस कहें तो पहला चीज है लिवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। पहली चीज और पहला जो इसका उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। और बाकी इसी से जुड़े हुए हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप करना ये इसी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना, उसके बाद सोशल मोबिलिटी पैदा करना, वर्क फोर्स तैयार करना, ठीक है। ये सब इसके मान सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्यों है या इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप इसको बोल सकते हैं कि यही सब इसके ऑब्जेक्टिव्स भी है और इसकी जरूरत क्यों है। सबसे बड़ी चीज है एम्प्लॉयमेंट पैदा करना, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्या की है, अनएम्प्लॉयमेंट की, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि स्किल्स लोगों में डेवलप करना। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोगों में, हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत सारी है लेकिन वो कैसी है, अनस्किल्ड है, इनकॉम्पिटेंट है। उसको काम करना भी है, मतलब ऐसा नहीं कि काम करना नहीं चाहिए, काम करना भी चाहती है, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी उसको मिल सकती है, लेकिन वो उस काम को करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। उसको इक्विप्ड करना ताकि वो तुरंत जो है रोजगार में जाए, इक्विप्ड करना। तो इसका स्किल डेवलपमेंट का मतलब है वर्कफोर्स को तैयार करना, यानी जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक तो है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को हमको क्या बनाना है, इक्विप्ड बनाना है। इक्विप्ड बनाना मतलब उसको काय में कन्वर्ट करना, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो प्रोडक्टिव बन सके। अभी पॉपुलेशन अगर अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड पॉपुलेशन कैसी होती है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी की तरह होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है, लायबिलिटी का मतलब यह है कि ये प्रोडक्टिव नहीं होती, अनप्रोडक्टिव होती है, अनप्रोडक्टिव होती है और इसीलिए बोझ बन जाती है। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसको स्किल सिखा दी तो स्किल सिखाने पे ये इक्विप्ड हो जाती है किसी न किसी काम को करने के लिए। ऐसी स्थिति में ये क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रिसोर्स बन गई है। रिसोर्स का मतलब ये है कि ये कोई ना कोई काम करेगी, कोई ना कोई फायदा पहुंचाएगी। रिसोर्स का मतलब क्या है, लाभ देगी, आपको फायदा देगी, आपको बेनिफिट देगी।
अपने आप को भी देगी और कंट्री को भी देगी, सोसाइटी को भी देगी। अपने आप को भी बेनिफिट देगी और सोसाइटी को भी देगी और सोसाइटी के साथ साथ कंट्री को भी देगी, दोनों ही बातें इसमें। और ये जो है हमारा एसेट बन जाती है, लाइबिलिटी से एसेट बन जाती है। अब हम इसका यूज काय में करते हैं, अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये खुद भी अपना भला करेगा, सोसाइटी का भी भला करेगा। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि हम वर्कफोर्स, मैंने कहा कि अपनी कंट्री के लिए भी, प्लस जिन कंट्रीज में शॉर्टेज ऑफ लेबर है वहां भी अपनी वर्कफोर्स भेज सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के या हमारा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, वहां से रेमिटांस भेजते हैं देश के लिए और एक तरह से इंडिया को एक एक मजबूत स्थिति देते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी एक स्थिति है इसकी। दूसरी चीज ये है कि सोशल मोबिलिटी को बढ़ाना। सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड यूथ है, अनस्किल्ड लोग हैं, तो उससे होता क्या है कि वो सोशल मोबिलिटी को हिंड्रेंस करते हैं, उसको उसके पाथ में बैरियर की तरह से बनते हैं। कैसे हिंड्रेंस करते हैं? ये होता है कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है, खाली बैठे हैं, तो वो वहां पर क्राइम रेट बढ़ जाता है। खाली लोग क्या करेंगे? क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, गलत कामों में लगेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यही है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप फ्री बैठे हो, फ्री बैठा हुआ बंदा जो है गलत काम करेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है और पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गलत कामों में लोग लग जाते हैं, वो अपराध में यानी क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, जिससे कि सोसाइटी में बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे, सोशल लेवल पे, जस्टिस के लेवल पे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। ये सब चीजें जो है वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई है, थोड़ी में थोड़ी। तो अगर आपसे ऑप्शंस में भी ये चीजें पूछी जाए तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मोबिलिटी का भी इससे लेना देना है। इकोनॉमिक्स और सोसाइटी आपस में जुड़ी हुई चीजें, तो ये सारी चीजें, ये इसके नीड्स भी है और इसका इंपॉर्टेंस भी है, और ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव भी कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है इंडिया में या दुनिया में भी। प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, अलग अलग कमिटीज ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो हम कमिटी की रिपोर्ट्स में अलग से पढ़ेंगे। पर जनरल पर्सपेक्टिव की अगर अपन बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के फॉलो करने चाहिए। पहली चीज है, ये वेल प्लान्ड होनी चाहिए। वेल प्लान्ड का मतलब ये है कि हमारे पास जो वोकेशनल एजुकेशन के को लेकर के जो सिस्टम बना हुआ है, वो इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पहले से प्लानिंग की जानी चाहिए। उनके लिए बजट में जो है जिसको कहते हैं कि बजट में अलग से फंड रिलीज किया जाना चाहिए। उस फंड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वोकेशनल एजुकेशन में जाना चाहिए। बीच में जो है वो इधर उधर ऐसा ना हो कि वो फंड जो है यूज ही नहीं हो पाया। तो फंड को सैंक्शन करना एक बात है और उसको यूटिलाइज करना, इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है, दोनों लेवल पे। तो ये सारी प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें अपनी वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर करना है, कैसे उसको अपडेट करना है और कैसे उसको अपनी नीड्स के हिसाब से मोल्ड करना है। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत हद तक हमारे यहाँ हो भी है। उसमें कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ कमियां भी है जो अपने को देखनी है। हमने क्या क्या अच्छी चीजें की हैं और अब कर रहे हैं। हमारी पूरी पॉलिसी जो 2009 में पहली बार आई थी, 2009 में, 2015 में उसको फिर थोड़ा सा रिवाइज भी किया गया है। उसमें बहुत सारी चीजें की गई हैं जिससे हम अपनी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के सिस्टम को बेटर कर सके, अपनी नीड्स को मीट करने वाला बना सके। ये कोशिश की गई। फिर भी कुछ जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ जो रुकावटें आती हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी रुकावटें उसमें है। ठीक है, इसके साथ साथ नीड बेस्ड होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। नीड बेस्ड हमारी जरूरतों के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे पास कितना यूथ है जो अनस्किल्ड है, अनएम्प्लॉयड है, इनकॉम्पिटेंट है,
उसके लिए हमें कितने इंस्टीट्यूट चाहिए, कितनी सीट्स चाहिए, कितने टीचर चाहिए, टीचर भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए, ये सारी चीजें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पता चला कि आपके पास जो है यूथ जो है वो मान लो कि 50 लाख ऐसे हैं जिनको चाहिए एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, और ये रेडी है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, लेकिन हमारे पास जो सीट्स है वो 10,000 या 85,000 है मान लो, जबकि 50 लाख लोग अभी तैयार है बिल्कुल कि वो वोकेशनल एजुकेशन ले और किसी न किसी सेक्टर में काम करने लगे। तो नीड बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जिसको हम कहते हैं कि इसमें अभी तक जो रोल है वो ज्यादातर रोल जो है गवर्नमेंट प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा इसमें अभी जिसको कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कुछ ऐसे मॉडल्स को डेवलप करना चाहिए जो ज्यादा इफिशिएंट तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से वोकेशनल एजुकेशन को लागू कर पाए। जैसे एक मॉडल की अगर अपन बात करें, पीपीपी मॉडल, कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने दें, वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी दें, और जो ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट दे भी सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने लायक भी बना सकते हैं, या तो खुद दे या दूसरे तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एबल बनाए, ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मॉडल्स डेवलप करें, जैसे एक मॉडल की अगर अपन बात करें तो पीपीपी मॉडल है कि भाई अभी तक हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा, अभी तक अब तो हो रहा है, अभी तक का मतलब मैं आपको 5-10 साल 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं था। अब तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स काफी आए हैं और वोकेशनल एजुकेशन दे भी रहे हैं, और उसके थ्रू बाद में फिर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, दोनों बातें आएंगी। तो इस तरीके के मॉडल्स पे अपने को और भी मॉडल दूसरे जो अपन पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक जो प्रिंसिपल बताया जाता है वो है इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको एजुकेशन की तरह ही समझा जाए, उसको ये ना समझा जाए कि ये कोई उठाई गिर वाला काम है या ऐसा, जैसे बहुत लोग ये समझते हैं। मैंने आपको कहा कि इसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा इसीलिए जुड़ा है कि इसको लोग जो है एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट नहीं समझते हैं। हालांकि डिस्टिंक्शन तो है ही, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकलिटी पे बेस ज्यादा रहता है, तो डिस्टिंक्शन तो है, लेकिन इसको लुक डाउन करना या बिलिटिल करना ये गलत चीज है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसको एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट नहीं बनाया गया है, अलग से उसको एक डिस्टिंक्शन दे दिया गया है, इसलिए इसको लेकर के एक स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है। जैसे कोई आईटीआई कर रहा होता है तो लोग इसके दिमाग में आते कहते हैं ये तो आईटीआई कर रहा है, वहीं कोई अगर बीटेक कर रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा लोगों का, ये एक कॉमन टेंडेंसी है। गलत है ये जरूर है, मतलब ये तो मैं कहूँ गलत है, लेकिन एक टेंडेंसी लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो थोड़ा सा ये स्टिग्मा है। तो क्योंकि इसको हमने इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं बनाया, तो इसको हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि इसको एजुकेशन ही समझा जाए, ये ना समझा जाए कि भाई ये कोई गलत चीज है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीजें होती है कि रिसर्च बेस होना चाहिए, रिसर्च बेस होना चाहिए, वही कि नीड बेस और रिसर्च बेस, कि हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से, और वो कैसे पता चलेगा, जब रिसर्च बेस होगा तब होगा। उसके अलावा एक और चीज इसके बारे में कही जाती है कि लोकल इनिशिएटिव्स इसके लिए लिए जाने चाहिए। आप हर काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ मुंह ना देखें, लोग भी अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले, लोकल लेवल पे वोकेशन को कर, क्योंकि सरकार जो सारा काम नहीं कर सकती, सरकार एक पॉलिसी बना देगी, सरकार उसमें जो जो काम करना है गाइडलाइंस बना सकती है, इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे थोड़े बहुत डिप्लॉय कर सकती है, सीट्स जनरेट कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनर्स को इनेबल कर सकती है, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर सकती है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का लिंक बना सकती है, जो कि हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी कंट्री में जहां पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा, 150 करोड़ लगभग है, ऐसे में सारे तक सारा काम, हर काम गवर्नमेंट नहीं करती, इसलिए लोकल लेवल पे भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। इस पे अब हमारी जो नई पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ने ये बात की, नई पॉलिसी में कहा है कि भाई लोकल इनिशिएटिव को भी बढ़ावा दो, ताकि हमारे पास जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन का साइज है उसके उसकी नीड्स को हम मीट अप कर सके, इसके लिए लोकल इनिशिएटिव भी लेने की जरूरत है, जो कि कहा गया है, ठीक है। तो ये
कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में बात की जाती है। बाकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बता ही दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, उसके साथ साथ देश की यानी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जो अभी अपन और डिटेल में फिर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बताना अभी उस समय नहीं बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। कि इसका, जैसे मैं आपको सोशल मोबिलिटी की बात कर रहा था, सोशल मोबिलिटी या सोशल कंटेक्स्ट में एक चीज और आती है कि एक चीज तो ये होती है कि हमारे यहाँ जो इसकी इकोनॉमिक जिसको बोलेंगे एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिकली लोग जो है वो स्ट्रांग बनेंगे, और जब लोग स्ट्रांग बनेंगे, सोसाइटी इकोनॉमिक स्ट्रांग बनेगी, तो हमारी देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अल्टीमेटली, ये तो है ही है। लेकिन सोशल मोबिलिटी की भी मैंने आपसे बात की थी कि अगर लोग अनएम्प्लॉयड है तो वो क्राइम्स में, गलत कामों में जा सकते हैं, जिससे सोशल मोबिलिटी का हिंड्रेंस बनता है। इसके अलावा अब हमारे यहाँ कुछ नए नए सिचुएशंस पैदा हो रहे हैं, नई नए चैलेंजेस या नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। आप उसको अपॉर्चुनिटी भी कहिए, चैलेंज मत कहिए। ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है जिसमें हमें और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे अब विमेन जो है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, तो विमेन और रूरल और ट्राइबल, विमेन बेस्ड, रूरल बेस्ड, ट्राइबल बेस्ड, इनको फोकस में रख करके, इनको ध्यान में रख करके भी वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन चलाई जानी चाहिए। अब देखिए, पहले ये था कि विमेन जो है वो इतनी ज्यादा बाहर की दुनिया में मतलब काम तो कर ही रही थी, लेकिन वो ट्रेडिशनली लगी हुई थी। जैसे घर में जो काम होता था, खेती में काम कर रही है, या घर में पॉटरी का काम है तो वो कर रही है। घर में जो जो काम उनके यहाँ जो फैमिली बिजनेस होते थे या फैमिली ऑक्यूपेशन होता था, फैमिली क्राफ्ट होते थे। फैमिली क्राफ्ट का मतलब वो क्राफ्ट जिसमें फैमिली लगी हुई है। तो अगर कोई क्राफ्ट है, फैमिली बिजनेस है, फैमिली ऑक्यूपेशन है जिसमें महिलाएं या वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो अपने घरों में या वर्क प्लेस पे, अगर घर में वर्क प्लेस है तो वो करती थी। जैसे आप देखते हैं कि कुम्हार के यहाँ उसके साथ में जो वुमेन रहती है वो भी मटके बनाती है, या जो खेती में जो लोग लगे हैं उनके यहाँ महिलाएं भी खेती में काम करती है। लेकिन अब जो है विमेन बाहर की दुनिया में दूसरे काम भी कर रही है, अपनी फैमिली बिजनेस या फैमिली ऑक्यूपेशन या फैमिली क्राफ्ट के अलावा दूसरे क्राफ्ट भी कर रही है। तो हमें विमेन को सेंटर में रख करके कुछ ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले और विमेन एम्पावरमेंट को भी बल मिले। तो अब जो है वोकेशनल ट्रेनिंग को कैसे जोड़ दिया गया है, एक चीज है विमेन एम्पावरमेंट, तो ये भी एक इसका सोशल मोबिलिटी के कंटेक्स्ट में इसका एक ऑब्जेक्टिव बन गया। सोशल मोबिलिटी के कंटेक्स्ट में विमेन एम्पावरमेंट भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बन गया है। ठीक है, तो आपसे इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको लेकर के मत सोचिए कि विमेन एम्पावरमेंट का वोकेशनल एजुकेशन से क्या लेना देना। सोशल मोबिलिटी के कंसेप्ट में विमेन एम्पावरमेंट का इससे बहुत बहुत ज्यादा लेना देना है। अब जो है इस तरह के वोकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनको हम विमेन सेंट्रिक बोल सकते हैं, और उसमें विमेन का रोल ज्यादा है। जैसे आप जो आपने सुना होगा प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट होता है, या जो छोटे बच्चे हैं उनके केयर टेकर का जो कंसेप्ट होता है, किड्स केयर टेकर जिसको बोलते हैं, किड्स केयर टेकर। ठीक है, उसके अलावा ब्यूटी पार्लर का कंसेप्ट है, हालांकि इसमें मेन भी है लेकिन जो विमेन ब्यूटी पार्लर है। उसके अलावा स्टिचिंग है, सिलाई वगैरह का जो काम है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग विमेन सेंट्रिक रहती है, क्योंकि ये काम महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से करती है, उसमें लगी। अब जैसे बच्चे को संभालना है, किड केयर टेकर है, तो ये काम महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर सकती है। इसका मतलब नहीं पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन महिलाएं विमेन जो है ज्यादा अच्छे से कर सकती है। प्ले स्कूल चलाना है, ब्यूटी पार्लर का काम है, सिलाई बुनाई कढ़ाई वाले काम है, तो ये विमेन एम्पावरमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट देना विमेन को, और जैसे ही विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसकी इकोनॉमिक स्थिति सुधरती है, अपने आप उसकी सोशल स्थिति भी सुधर जाती है। अगर विमेन इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हो जाए कोई महिला, कोई लेडी, तो अपने आप उसका सोशल
जो है अपलिफ्टमेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत तो होता है ये सोशल अपलिफ्टमेंट, तो ये है। उसके अलावा हमारे यहाँ रूरल जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया है, अब खेती पे उतना ज्यादा आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा फायदे का नहीं रह गया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, खेतों का एरिया कम हुआ है, जिससे कि खेती को लेकर के बहुत ज्यादा लोग उतने जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साही नहीं रहते। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है। तो रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो सेंट्रिक है रूरल पॉपुलेशन। तो सम वोकेशनल प्रोग्राम्स या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर सेंटर्ड टुवर्ड्स रूरल पॉपुलेशन, कि भाई गांव के लोग ही जो काम कर सकते हैं मेनली उसके लिए है। कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, ट्राइबल एजुकेशन को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारी नेशनल पॉलिसी में भी और उसके अलावा भी गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स में इस सारी चीजों को लेकर के है। तो ये भी इसके ऑब्जेक्टिव है, जैसे विमेन इमेंसिपेशन या विमेन एम्पावरमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट और ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। इसका संबंध सोशल मोबिलिटी के साथ भी है। ये भी ऑब्जेक्टिव एक घोषित मतलब एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन के। ठीक है, तो इसको हम ये भी डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये भी हमारे वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बाकी करियर इंप्रूवमेंट ये सारी चीजें तो इसमें है ही। ठीक है, हमारे यहाँ एक फिफ्थ में भी था, लेकिन मेनली 5 ईयर प्लान जो आया था, छठी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, उसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को भी इसमें शामिल किया गया। जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को भी मतलब कुछ और उद्देश्य भी बताए गए के वोकेशनल ट्रेनिंग के। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब वर्धा स्कीम के बारे में बताया था कि गांधी जी ने वर्धा स्कीम में ये बात कही थी कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्क और मैनुअल वर्क को लेकर के लोगों के दिमाग में एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लोग मैनुअल वर्क को लुक डाउन करते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क करने वालों का सोशल प्रेस्टीज ज्यादा है मैनुअल वर्क को करने वालों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि डिग्निटी ऑफ लेबर को स्टेब्लिश करना, डिग्निटी ऑफ लेबर जो है उसको प्रतिष्ठापित करना है, डिग्निटी ऑफ लेबर को स्टेब्लिश करना, कि भाई कोई भी काम लोग कर रहे हैं तो वो हर काम अपने आप में मतलब सम्मान के योग्य है, रिस्पेक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर कपड़े सिल रहा है तो उसका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, कोई इंसान अगर घड़े बना रहा है तो उसका रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि लेबर की डिग्निटी, काम की, श्रम की महत्ता या श्रम की प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, कि लेबर का सम्मान होना चाहिए, मेहनत का सम्मान होना चाहिए। इस बात को भी हमने इसके अंतर्गत देखेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी और स्किल डेवलपमेंट के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो पॉलिसीज आई हैं उसमें भी इस बात पे बल दिया गया है कि इसको करिकुलम में एजुकेशन की तरह से ट्रीट किया जाए ताकि डिग्निटी ऑफ लेबर स्टेब्लिश कर सके, लोग इन काम करने वालों को कमतर न समझे, ताकि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जाए। ठीक है, उसके अलावा इसमें दूसरा है लर्निंग व्हाइल अर्निंग, लर्निंग व्हाइल या लर्निंग विथ अर्निंग भी बोल लीजिए, थ्रू अर्निंग भी बोल सकते हैं, अर्निंग थ्रू नहीं, तो लर्निंग व्हाइल अर्निंग। इसका मतलब यह है कि देखिए इसको इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एज के बाद या केवल और केवल सीख नहीं सकते, उन पर कमाने का भी प्रेशर आ जाता है। आपको पता ही है कि पावर्टी लाइन के नीचे बहुत लोग जो है जीवन जी रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ इसी को कहते हैं नीड बेस्ड। मैंने जो आपको अभी एक तरीका प्रिंसिपल बताया कि नीड बेस्ड होना चाहिए। नीड बेस्ड इस तरह से होना चाहिए कि हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में आपको केवल और केवल लोगों को सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से या कॉलेजेस से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते, ऐसा नहीं कि वो सीखना या पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनपे इकोनॉमिक प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, और उस कंस्ट्रेंट के चलते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते वो फुल टाइम स्टडी या फुल टाइम लर्निंग नहीं कर सकते। तो इसमें ये कहा गया है कि अब हमें
लर्निंग वाइल अर्निंग सिस्टम जनरेट करना चाहिए, जिसमें लोग सीखे भी और काम करे भी। मतलब ये है कि उनको जो सिखाया जा रहा है इस तरह सिखाया जाए कि वो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो ऐसी चीजों पे करें जो सर्विस वाली चीजें हैं, ताकि उनको पैसा भी मिले। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वेल्डिंग सीख रहा है तो उसको वेल्डिंग सिखाई जाए, और सिखाने के साथ साथ एक्चुअल जो जॉब्स होते हैं, एक्चुअल जो वर्क होता है उसको उसी पे वेल्डिंग करवाया जाए, ताकि उससे पैसा भी इसको मिले। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि लगा हुआ है स्टिचिंग के काम में, तो उससे एक्चुअली जो है एम्ब्रॉयडरी का, स्टिचिंग का काम कराया जाए, ताकि जब ये इसका प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो इसको पैसा भी मिले। ठीक है, तो ताकि लोग जो है इन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, और ऐसे लोग भी जुड़े जो अदरवाइज नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनके साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो लर्निंग वाइल अर्निंग को प्रमोट करा जा रहा है। अभी अलग अलग स्कीम्स में इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है वो अपन देखेंगे। जैसे एक आरपीएल है, ठीक है, प्रायर लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो प्रायर लर्निंग जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। प्रायर लर्निंग को लेकर के भी इसमें प्रोविजन रखे गए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भी यही है, लर्निंग वाइल अर्निंग। उसमें जब आप अप्रेंटिसशिप में भी यही होता है कि आप सीख भी रहे हैं और एक्चुअल जॉब भी कर रहे हैं, ताकि आपको ड्रॉप आउट अपने, मतलब जो आपका एक काम आप सीख रहे हैं या आप एक काम कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, उस काम से पूरी तरह से कट ऑफ ना होना पड़े। क्योंकि कई लोग जो है इनको इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, रोजगार में लगे होते हैं, और वहां से वो कट ऑफ नहीं होते क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार का या घर का जिम्मेदारी होता है। तो इसको भी इसमें शामिल किया गया, लर्निंग बाई लर्निंग को। ठीक है, इसके बाद लर्निंग टेक्निकल स्किल्स, लर्निंग टेक्निकल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स भी कैसे सीखी जाए, लर्निंग टेक्निकल स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक रेलेवेंस, इकोनॉमिक रेलेवेंस, लर्निंग टेक्निकल स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक रेलेवेंस। ऐसी टेक्निकल स्किल्स सिखाना जिससे जिसका इकोनॉमिक रेलेवेंस, इकोनॉमिक रेलेवेंस का मतलब ये कि जो जॉब जिससे मिले, ऐसी कोई काम आप मत सीख जाओ कि जिसके बारे में जॉब आपने काम तो सीख लिया लेकिन उसके अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, उसमें पैसे ही नहीं है, उसमें सेल मतलब ये है कि काम ही नहीं है, ऐसा नहीं। इस तरह की चीजें सिखाना जिसकी नीड है, जिसकी डिमांड्स है। अगर डिमांड नहीं है तो आप काम भी सीख जाओगे तो आपको काम मिलेगा नहीं। तो इकोनॉमिक रेलेवेंस समझना, उसकी डिमांड समझना, और ऐसे टेक्निकल स्किल सिखाना जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज रखी गई है, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, कि अगर आपने किसी को एबल कर दिया, स्किल उसको सिखा दी, उसको कॉम्पिटेंट बना दिया, फिर ऐसा ना हो कि उसको जॉब के लिए खुद ही भटकना पड़े। इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट्स के साथ ही लिंकअप होना चाहिए, जिससे कि वहीं से काम सीख करके वहीं के वहीं उसको कोई जॉब मिल जाए, जैसे कि मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लो काम सिखाया है आईटीआई में या किसी दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का ही इंडस्ट्री से टाई अप, ताकि जो लोग यहाँ से काम सीख रहे हैं उनके काम को देखा जाए और तुरंत उनको काम मिल जाए, उसके लिए उनको ज्यादा मेहनत न करना पड़े। तो ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज रखी गई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है जो हमारा छठा 5 ईयर प्लान था उसमें डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब इसके राह में कुछ रोड़े हैं, चैलेंजेस जिसको हम बोल सकते हैं, कि ये सब कुछ होते हुए भी हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को उस तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं या उसका वैसा फायदा नहीं उठा पा रहे जैसे कि हमको उठाना चाहिए। और बार बार हमारे ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है लेकिन इंडिया उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, इंडिया में इतना सारा यंग पॉपुलेशन है लेकिन उसका फायदा लोग नहीं उठा पा रहे। लगातार ये क्वेश्चन आप सुनते ही रहेंगे, हर जगह है कि इंडिया के पास स्कोप तो बहुत है, इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन है तो उसमें संभावना बहुत है, स्कोप बहुत है, लेकिन उस स्कोप का वो यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्किल्ड नहीं है। और स्किल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग उसको हम दे नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो उसके मार्ग में क्या क्या चैलेंजेस है, ये भी अपन 2-4 पॉइंट इसमें देख लेते हैं।
कि क्या क्या चैलेंजेस बेसिकली है। और इसके लिए केवल चैलेंजेस ही नहीं है, अलग अलग कमीशंस ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सजेशंस भी दिए हैं। तो चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनी है, रिसर्च हुई है, शोध हुए हैं, और अलग अलग कमिटीज ने उसको अपनी अपनी राय भी दी कि कैसे इनको ओवरकम किया जाए। तो वो भी अपन देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, पहला चैलेंज जो हमारे आमतौर पे लोग बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हालांकि ये इतना सही नहीं है, पर एक चैलेंज लोग बताते हैं, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। अब इसमें ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं है, इनके लिए जो बजट रिलीज किया जाता है ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है, लोग कहते हैं कि बहुत कम है, उसकी नीड्स को मीट कर पाए इतना बजट रिलीज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस सरकार के पास नहीं, जो दिया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, उसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि फाइनेंस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली फॉर मेकिंग एनी स्कीम। क्योंकि कोई भी स्कीम जो है उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो पैसा चाहिए ही चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और क्योंकि आपको इसमें कोई टेक्निकल चीजें सिखाना है, तो केवल ये नहीं है कि आप क्लासरूम आपने लगा लिया और क्लासरूम में बस सामने बेंचेस लगा दी और बच्चों को सिखा दिया। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, मशीनें चाहिए, तभी तो प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाएगा। थ्योरी नॉलेज सिखाने के लिए तो आपको टीचर ही चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पर आपको टीचर भी चाहिए और सारे तामझाम चाहिए, लेबोरेटरी, कारपेंटर वाला है तो वर्कशॉप, उसके अलावा आपको इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए, अपैरेटस चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो पैसा ज्यादा लगता है, और जितना पैसा लगता है उतना फंड जो है गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती। तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की बात हमेशा की जाती है, और फाइनेंस के बिना इसको, और ऐसा भी नहीं है कि बिना फाइनेंस के काम चल जाए, ये तो ऐसी चीज है कि इसके लिए आपको मशीनें चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकली अगर आपको सिखाना है किसी को काम एक्चुअली मतलब आप काम कैसे सिखा रहे हो, करवा के सिखा रहे हो, वो बंदा काम करेगा आपके सामने, जो लर्नर है वो काम करेगा, और काम करेगा तो आपके पास मशीन नहीं होगी तो काम कैसे करेगा। अगर आप स्टिचिंग सिखा रहे हो तो सिलाई मशीन चाहिए ही चाहिए, अगर आप वेल्डिंग सिखा रहे हो तो वेल्डिंग मशीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि काम करके सीखना है, प्रैक्टिकल करके सीखना है, केवल उसको पढ़ना या डिलीवर नहीं करना है स्पीच या लेक्चर। तो इसलिए फंड तो चाहिए, बिना फंड के काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें चाहिए, इक्विपमेंट, लेबोरेटरी, मशीनें एक्सेट्रा, अगर आपके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो नहीं हो पाता। तो ये है। उसके अलावा फंड्स के अलावा हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए, वो भी बहुत एडिक्वेट नहीं है। तो टीचर्स जो है वो भी है नहीं, और अगर टीचर्स हैं भी तो वो खुद ट्रेन नहीं है। तो टीचर्स नहीं है और टीचर्स को ट्रेन करने का सिस्टम भी नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग सिस्टम भी नहीं है, या है तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एडेक्वेट नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं चाहिए, उतना नहीं है। तो प्रैक्टिकल देखो, आपको टीचर जो है वो बोल के पढ़ाने वाले हो सकता है कि बहुत मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मिल जाए, पर मिल जाते हैं आमतौर पे, लेकिन प्रैक्टिकली सिखाने वाले टीचर जो है वो उतने उस संख्या में या उस स्किल वाले या उतने एक्सपर्टीज वाले नहीं है, ये भी चैलेंज एक सामने आता है। तो या तो टीचर है ही नहीं, और अगर है भी तो वो खुद बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, इस कंडीशन में या इस कॉम्पिटेंस में नहीं है, इस एक्सपर्टीज में नहीं है कि वो दूसरे को सिखा सके। और इसके लिए ऐसे ट्रेनर्स चाहिए जो थ्योरी ना पढ़ाए, प्रैक्टिकल करके बताए। तो ये भी एक चैलेंज जो है वो सामने आता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइंडसेट को लेकर, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग को हमारे यहाँ बहुत लाइटली लिया जाता है। तो ये माइंडसेट, जैसे मैंने आपको कहा कि बना हुआ है, तो वोकेशनल एजुकेशन जो है इट इज टेकन लाइटली बेसिकली। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया में, ये खास तौर पे वोकेशनल एजुकेशन इज टेकन लाइटली, यानी सीरियसली नहीं लेते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है आईटीआई में पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है सिलाई वाला काम कर रहे हैं, ठीक है सिलाई सीख रहे हैं। तो इसको लेकर के डिग्निटी, जैसे मैंने कहा कि डिग्निटी नहीं है, लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये काम जो है हल्की प्रकृति का है, और इसीलिए क्योंकि माइंडसेट बना हुआ है तो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, लोग लाइटली लेते हैं। और ये लाइटली केवल सीखने वाले ही नहीं लेते, सिखाने वाले भी लेते हैं बहुत बार। कई बार गवर्नमेंट बॉडीज में भी ये चीजें ये लगते हैं कि सरकार इसके लिए फंड नहीं दे रही है,
सरकार इसको बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट पे भी इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं, लोगों पे भी लगते हैं, क्योंकि वोकेशनलाइज एजुकेशन जो है उसको बहुत ज्यादा मतलब लोग समझते नहीं कि ठीक है, और इसीलिए ये इल इक्विप्ड रहती है। इसके लिए इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो सब चीजें इसमें रहती है। क्योंकि जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है वो अथॉरिटीज ही इनको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, और उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देती है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने रहते हैं। ठीक है, और भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हम रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें जो मेन चैलेंज जैसे जैसे स्पेसिफिक एरियाज में आते जाएंगे, उन स्पेसिफिक एरियाज के चैलेंजेस पे भी फिर अपन डिटेल में बात करते जाएंगे कि कौन कौन से मेन चैलेंजेस आ रहे। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हमने मेन फोकस वोकेशनल एजुकेशन का एक बेसिक या एक स्केची ब्रॉडर आउटलुक इंडिया में क्या रहा है उस पर रखा है, जिसमें हमने उसका मीनिंग, उसका जो डिफरेंस है फॉर्मल एजुकेशन से, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको लेकर के अभी तक थोड़े बहुत जो एफर्ट्स हुए हैं वो, उसकी नीड, उसका ऑब्जेक्टिव, उसको लेकर के जो कमीशन बने हैं वो, और उसके मार्ग में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये एक ब्रॉडर आउटलुक पे हमने एक बेसिक चर्चा की है, एक ब्रॉडर आउटलुक इसका समझने की कोशिश की है। तो ये क्योंकि एक टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो हम कल की क्लास में देखेंगे, और उसके बाद फिर स्किल डेवलपमेंट पे जाएंगे। हम अपनी नेशनल पॉलिसी जो बनी हुई है स्किल डेवलपमेंट की वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।